संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस में राहुल गांधी की ताजपोशी का वक्त आ गया है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस में राहुल गांधी की ताजपोशी का वक्त आ गया है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी हो चुकी है। खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाएगी। इसी बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। अतीत के जरिए भविष्य तलाश रही कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर स्टेज तैयार हो गया है। मीडिया में राहुल गांधी की पदोन्नति को लेकर लंबे समय से हो रही चर्चाओं और उनकी लॉन्चिंग को लेकर अन्य पार्टियों से कटाश की आवाजों के बीच कांग्रेस ने राहुल को पार्टी कमान देने का मन बना लिया है। हालांकि इस बार उनके लिए किसी विशेष कार्य समिति सत्र का आयोजन न कर पार्टी इसे बेहद सामान्य ढंग से होने वाली प्रक्रिया के तहत पूरा करना चाह रही है। अपने बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए जड़ों से तलाश रही कांग्रेस देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे रही है। कार्यक्रमों को अधिकाधिक स्वीकृति देने के लिए पार्टी जल्द ही पार्टी कार्य समिति की बैठक बुलाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसी बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। जाहिर है इसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया जाएगा। दरअसल पार्टी की मंशा इस समूची प्रक्रिया को बहुत स्वाभाविक दिखाने की है। बदलाव में इस प्रक्रिया को पार्टी स्वाभाविक रूप से पार्टी से उठती मांग के रूप में दिखाना चाहती है, न कि आलाकमान से थोपे गए निर्णय के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अपना महंगाई कम करने का वादा भूल गए हैं। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी अपना महंगाई कम करने का वादा भूल गए हैं। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी वो तारीख बताए जब दाल, आलू और टमाटर के दाम कम होंगे। राहुल ने 2014 के समय महंगाई के आंकड़ों और आज के आंकड़ों की तुलना की। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी का चुनाव में नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन गांव कस्बों में एक ही नारा चल रहा है, हर हर मोदी, हर हर मोदी। पीएम मोदी के चौकीदार वाले बयान पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी खुद को देश का चौकीदार कहते हैं, लेकिन आज चौकीदार की नाक के नीचे दाल चोरी हो रही है, लेकिन चौकीदार कुछ नहीं कर रहा। राहुल ने कहा अब आप देश की चौकीदारी हम पर छोड़ दीजिए। राहुल ने कहा सरकार ने 2 साल का जश्न धूमधाम से मनाया, बहुत सारे सितारों को बुलाया, लेकिन इस पूरे फंक्शन में मोदी जी ने महंगाई पर एक भी शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी के भाषण के बाद सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया। जेटली ने कहा पिछले कुछ महीनों में थोक महंगाई दर कम हुई है, महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। वायदा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं। 16 फरवरी 2014 हिमाचल प्रदेश के सुंदर पहाड़ों के बीच में से नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, देश के सामने महंगाई एक सबसे बड़ी समस्या है। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं। उसी भाषण में थोड़ी देर बाद मोदी जी ने कहा 2014 में जब बीजेपी की सरकार आएगी महंगाई को रोकेगी। हम महंगाई को रोक सकते हैं, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्या लाइन थी, क्या वायदा, क्या डायलॉग। मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं। क्या बोला, क्या बोला। डिप्टी स्पीकर सर, 2 महीने पहले एनडीए की हैप्पी बर्थडे पार्टी हुई। 2 साल का बर्थडे था, बड़ी अच्छी तरह उन्होंने मनाया। बॉलीवुड स्टार्स आए, बंबई से आए, लाइव टेलीकास्ट हुआ, पूरे देश ने देखा।
प्रोग्राम का नाम एक नई सुबह। उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया, स्वच्छ भारत के बारे में बोला। स्वच्छ भारत ने हिंदुस्तान को साफ कर दिया है, सफाई हो गई है। मेक इन इंडिया ने हिंदुस्तान को मजबूत किया है, हजारों युवाओं को रोजगार मिला। कनेक्ट इंडिया ने हिंदुस्तान को कनेक्ट कर दिया, स्टार्टअप इंडिया ने हिंदुस्तान को स्टार्टअप कर दिया। आपसे भी कहा, आप थोड़े झिझक रहे थे, आपको लगा कि भाई प्रधानमंत्री जी को बोलने दो, हम ना बोलें। मगर फिर प्रधानमंत्री जी ने आपको ऑर्डर दिया, देखो आप सब हर डिस्ट्रिक्ट में जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, पूरे देश को बताओ कि एनडीए ने क्या किया है। और आपने जाके बताया। पूरे सेलिब्रेशन में मुझे एक शब्द कहीं भी सुनाई नहीं दिया। मां बच्चे रात रात रोते हैं, आंसू पीकर सोते हैं, मगर महंगाई की आपने एक बार बात नहीं की। दाल की आपने एक बार बात नहीं की, आलू की आपने एक बार बात नहीं की, टमाटर की आपने एक बार बात नहीं की। मगर यह मुद्दा हमारी जनता के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। सच्चाई है कि इसके बारे में झूठे वायदे नहीं किए जा सकते। जैसे आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में बोल सकते हो, मेक इन इंडिया के बारे में बोल सकते हो, महंगाई के बारे में आप नहीं बोल सकते हो। होता क्या है, आप तो खैर शायद मार्केट में नहीं जाती हैं, मगर होता क्या है, आमतौर से लोग मार्केट में जाते हैं। आपके लिए तो कोई जाता होगा, आपके लिए तो कोई जाता होगा, मगर आमतौर से होता क्या है, लोग मार्केट में जाते हैं, पूछते हैं, बताइए बताइए मैडम दाम क्या है, दाल का क्या दाम है, दाल का क्या दाम है। 200 रुपए दाल है, लोगे थोड़ी सी नहीं लेंगे, प्याज दे दो चले जाएंगे। अभी बताऊंगा आपको, नहीं अभी पूरे रेट दूंगा आपको, घबराइए मत। तो आपने रेट मांगा, मैं रेट देता हूं। टमाटर मई 2014 में टमाटर 18 रुपए का, जुलाई 2016 में 55 रुपए का, 300% दाम बढ़ गया। आलू 23 रुपए का मई 2014, आज 28 रुपए का। चने की दाल 50 रुपए की, आज 110 रुपए की। 111% इंक्रीज। मगर मैं पहुंचा नहीं हूं, जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वहां भी मैं पहुंचा नहीं हूं, आ रहा हूं। उड़द की दाल 70 रुपए की थी, आज 160 रुपए की, 120% इंक्रीज। और आखिरी तूर की दाल जो कुछ ही महीने पहले 230 रुपए की हो गई थी, 75 रुपए की हुआ करती थी, आज 180 रुपए की हो गई। हाँ, उसकी भी बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, उसकी भी बात आएगी। मगर मैं डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ दाम की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं दाल में जो चोरी हो रही है उसकी बात करना चाहता हूं। यूपीए के समय हम एमएसपी किसान को 45 रुपए की देते थे, और जब अपनी दाल को खरीदने किसान मार्केट में जाता था, उसे 75 रुपए की दाल मिलती थी। मतलब तूर दाल को अगर आप देखें, एमएसपी और मार्केट प्राइस में 30 रुपए का अंतर था। दाल पूरे देश को प्रोटीन देती है, किसान इसके लिए रोज काम करता है, उसका परिवार लगा रहता है। कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है। आजकल अखबार पढ़ता है, देखता है कि पास में उसके किसान भाई ने सुसाइड कर लिया, तो किसान लड़ता है। एनडीए के समय आपने थोड़ी सी एमएसपी बढ़ाई, आज
50 रुपए की है, मगर वही किसान अपनी दाल को मार्केट में 130, 180 रुपए के लिए खरीदता है। मतलब 50 रुपए के लिए उससे खरीदी जाती है और जब वो मार्केट में जाता है 180 रुपए के लिए खरीदता है। हमारे समय मार्केट रेट में और एमएसपी में 30 रुपए का फर्क और आपके समय एमएसपी में और मार्केट प्राइस में 130 रुपए का फर्क। अब आप हमें समझाइए, मोदी जी आप समझाइए, ये 100 रुपए जो जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, किसके हाथ जा रहे हैं? और आपने कहा था, उत्तर प्रदेश में आपने एक भाषण दिया था, आपने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लैंड के मामले में चौकीदार ने 3 बार ऑर्डिनेंस रखी, लैंड छीनने की कोशिश की। अब चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा, चौकीदार चुप बैठे हुए हैं। खैर छोड़िए, अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, चौकीदारी क्या करनी है, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हैं, चौकीदारी आप हमारे ऊपर छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर छोड़िए। अच्छा देखिए, चौकीदारी छोड़िए, मैं दूसरी बात उठाता हूं। जब हमारी सरकार थी, और मुझे वो दिन याद है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आंधी आई थी, 2008 की बात कर रहा हूं, और उस समय ऑयल प्राइस $110 प्रति बैरल थी। उस आंधी में कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया, राहत पहुंचाई। अब क्या हुआ, एनडीए के समय में आते हैं, 2016 पेट्रोल प्राइस कहां 110, अब $44 प्रति बैरल। आप ही की सरकार ने कहा है कि हर साल हमारे 2 लाख करोड़ बचते हैं। पिछले साल आपने बड़े उद्योगपतियों के लिए 52,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, और आने वाले समय में आप और बड़ा कर्जा माफ करने वाले हैं। हम इसके खिलाफ नहीं हैं। कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ 52,000 करोड़ 2014-15। You can reply. Please, sir. हम आपसे सिर्फ यह सवाल पूछ रहे हैं, मेक इन इंडिया में आपने एक युवा को रोजगार नहीं दिया है। हाँ, एक व्यक्ति को नहीं दिया है। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, 2 लाख करोड़ रुपए में से आपने बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया, मगर हिंदुस्तान के किसान को आपने कितना पैसा दिया? जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो मार्केट में जाती हैं, जो 200 रुपए की दाल खरीदती हैं, उनको आपने कितनी राहत दी इस 2 लाख करोड़ रुपए में से? 1 रुपया आपने उनको नहीं दिया। आप जरूर बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद कीजिए, आप जरूर उनके लोन राइट ऑफ कीजिए। जरूरत है, इकोनॉमी धसी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप ये करिए, मगर आप किसान को, मजदूर को, गरीब महिला को मत भूलिए। मैं मोदी जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप जो वायदे करना चाहते हैं आप करिए। स्वच्छ भारत का आपने किया, मेक इन इंडिया का किया, कनेक्ट इंडिया का किया, और कौन से थे? स्टार्टअप, स्टैंड अप, आप सब करने जो करिए। खोखले वायदे आपको जितने करने करिए, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितने करना चाहते हैं आप करिए, मगर आप एक और काम करिए, इस हाउस को आप वो तारीख दे दीजिए, वो डेट दे दीजिए
जब मार्केट में दाम कम हो जाएंगे, जब दाल का दाम कम हो जाएगा, आलू और टमाटर का दाम कम हो जाएगा। आप बता दीजिए, डेट हमें बता दीजिए। आखिरी बात, एक नया नारा चला है गांव में, शहरों में, कस्बों में। एक नया नारा चला है। कस्बों में बच्चे कह रहे हैं, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को पढ़ाने के लिए कई योजनाएं अमल में ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले स्कूल बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को पढ़ाने के लिए कई योजना अमल में ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले स्कूल बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक स्कूल रतलाम जिले के ग्राम सादाखेड़ी में चल रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से स्कूल संचालक राजकुमार धाकड़ शिक्षा के नाम पर गोरख धंधा चला रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चंद पैसों में शिक्षा विभाग के दलाल बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे स्कूलों को मान्यता दे देते हैं, जिसमें स्कूल की आड़ में संचालक पैसे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इसकी शिकायत पहुंची तहसीलदार के पास तो स्कूल संचालक राजकुमार धाकड़ ने 10वीं और 12वीं के बच्चों को क्लास से बाहर निकालना शुरू कर दिया और स्कूल की छत पर भेज दिया। इतना ही नहीं, कुछ बच्चे तो छत पर पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि 2 घंटे की कार्यवाही में न तो पंचनामा बना और न ही स्कूल सील हुआ, जबकि साफ साफ दिखाई दे रहा था कि स्कूल अवैध तरीके से चल रहा है, फिर भी स्कूल को सील नहीं किया गया। ये सब देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि स्कूल को चलाने में खुद प्रशासनिक अधिकारी सपोर्ट कर रहे हों। जब पढ़ाई कर रहे बच्चों से पूछा गया तो चौंकाने वाली बात सामने आई। 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे बच्चों ने कहा कि हम पढ़ाई यहाँ करते हैं, पर हमारा एडमिशन जीनियस पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जावरा स्कूल रेगुलर है। पूछने पर पता चला 3 साल हो गए हैं इस स्कूल में पढ़ाई करते हुए और रिजल्ट हमें जीनियर्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जावरा इस स्कूल का मिलता है। जब यही बात स्कूल संचालक से पूछी गई तो उन्होंने मना कर दिया और झूठ पे झूठ बोलने लगे। उन्होंने कहा कि यह बच्चे तो कोचिंग के लिए आए हैं। जब हमने पूछा कि इन्हें कौन पढ़ाता है तो वह नहीं बता पाए। सर सादाखेड़ी में कब से संचालित हो रहा है स्कूल? 2005 से सर। वहाँ तक की मान्यता है यहाँ पे? 1 से 8 तक की सर। सभी टीचर बीएड डीएड है यहाँ पे? नहीं, 4 जो अभी मान्यता जो फाइल जो दी है उसमें 4 तो डीएड है और 2 बीएड है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग का आदेश आया था कि सभी टीचरों के स्कूल बोर्ड के सामने उनके फोटो और योग्यता लिखनी हो, मोबाइल नंबर का। आपके पास यहाँ पाया गया है? नहीं है सर, ये देख सकते हैं स्कूल की दीवार पर लिखा हुआ है। हाँ, दीवार पे तो क्या है, कभी रंगा पुताई वगैरह भी करवाना है, तो उस वजह से हमने थोड़ा छोड़ रखा है। वापस वो खराब हो उसकी वजह से जो भी देखना आते हैं प्रिंसिपल वगैरह निरीक्षण के लिए आते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ लगवा लो। कुछ लड़के बच्चे यहाँ पे 9th के 10th के और 12th के पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं? कोचिंग के तौर पे कर रहे हैं साहब। कौन किसकी कोचिंग है यहाँ पे? कोचिंग है प्रदीप, दिलीप धाकड़ और बबलू सिंह। स्कूल आपका और कोचिंग उनकी क्या कारण से? नहीं, 2 कमरे फ्री है अपने पास, जो भी है रूम वो फ्री है। उसके बाद वो स्कूल का टाइम होता है तब तक वो छुट्टी हो जाती है उनकी, 2-2.5 घंटे के लिए उन्होंने ले रखे हैं। दो इनके एग्जाम कौन से स्कूल में होगा? कौन से स्कूल? नहीं, इतनी जानकारी सर अपने को। ये क्या है कि उनका अपने तो यही है कि भाई जो भी है किराए से है, भाई जो भी होता है उनका दे दे, तो उसके बाद अपना किराए के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नहीं, किराए कोई कॉन्टैक्ट नहीं, इनका तो केवल कोचिंग के तौर पे है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं। जिला शिक्षा विभाग की तरफ से कब 2 रुपये इलेक्शन पे आए थे, कोई आए क्या? आए थे। कब आए थे? पिछले सत्र में आए थे। इस साल में कोई भी नहीं आया? इस साल नहीं आए थे। इस साल वो जो मान्यता के लिए जो दिया था उसमें अपने उनके आधे जो भी एक लेटर आया था, तो अपने आर्य सब आए थे प्रिंसिपल यहाँ के गवर्नमेंट के। आरटी के तहत कितने बच्चे स्कूल पढ़ाए जा रहे हैं? 19 बच्चे। 19 बच्चे। अभी तक यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे? कितने सारे बच्चे यहाँ पे? 19 से। कितने से? टोटल कितने बच्चे? टोटलिंग अभी सबको दी है
इस साल इस सत्र में कितने आरटीआई के बच्चे हैं अपने? इस सत्र में अपने पास 7 बच्चे। 7 बच्चे। हाँ, 19 और 7 26। यहाँ पर जो बच्चे आप बता रहे हैं कि कोचिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि हम तो यही स्कूल पढ़ रहे हैं, 4-4 साल उनको हो गए हैं। और दूसरा कि वो लोग सभी ड्रेस में थे। नहीं, ड्रेस में तो देखो मैंने बोल रखा है कि भाई आप अगर यहाँ कोचिंग। संचालक का मतलब साफ था। मीडिया ने जब स्कूल की जानकारी ली तो पता चला कि जिस बिहार पर स्कूल की मान्यता ली है वो सिर्फ कागजों पर ही है। ना ही बीएड और डीएड के टीचर हैं, ना ही कोई ड्रेस कोड है। जो पढ़ा रहे थे वह मॉडर्न अंदाज में पढ़ा रहे थे। ना ही खेल का मैदान ठीक तरीके से था और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था, ना ही क्लास में बच्चों के बैठने के लिए कोई टेबल थी। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। मैं श्री सरस्वती है, सादा कब से पढ़ाई? मैं 5 साल हो गए, 5 साल मुझे जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैंने एमए करा। कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? मैं 10th तक पढ़ाती हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट में संस्कृत। अच्छा, स्कूल यहाँ तक के यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे 10th से लेकर 12th तक पढ़ते क्या? जल्दी कर 300 स्कूल। सरस्वती ज्ञान मंदिर। कब से पढ़ा रहे हो? मेरा फर्स्ट। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मेरा बीकॉम ग्रेजुएट। यहाँ पे कौन सी क्लास को पढ़ाते हो आप? बीकॉम में कौन सा ईयर है आपका? मेरा फर्स्ट ईयर। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हो आप? आपकी सैलरी क्या दी जाती है आपको? 3000। ना ही निःशुल्क शिक्षा योजना पर एडमिशन के बारे में बताया। आखिर कौन है जिम्मेदार, शिक्षा विभाग या स्कूल संचालक? आखिर क्या कर रही है रतलाम जिले का शिक्षा विभाग? टीम क्यों ऐसे स्कूलों को मान्यता दे देती है? क्या शिक्षा विभाग को पता नहीं है कि स्कूल की आड़ में गोरख धंधा चला रहे हैं? सादागढ़ी में सरस्वती ज्ञान मंदिर में आपने सर जांच करी, क्या पाया गया सर? एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर मेरे द्वारा जांच की गई। जांच में मेरे द्वारा जो है तथ्यों को परखा गया और यहाँ पर कौन सी क्लास चल रही है, वो संचालित हो रही है, उसका देखा गया। यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक संचालित हो रही है, जिसकी मान्यता भी उनके द्वारा दिखाई गई। स्टाफ की जानकारी ली गई, साथ में उपस्थित बच्चों की संख्या, कुल जो इनरोल हुए हैं उन बच्चों की संख्या का जानकारी ली। पेयजल के संबंध में जानकारी ली, शौचालय के संबंध में जानकारी ली। साथ ही जो है कुछ बच्चे मेरे को मिले जो क्लास 9 से लेकर के 12th तक के अपने आप को बता रहे थे, वो जावरा के किसी जीनियस हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र होना बता रहे थे और यहाँ पर बताया उन्होंने कि वो कोचिंग करने के लिए आए हैं। टीचरों का बीएड सारे देखे जाते हैं। इसकी मान्यता के संबंध में बीओ साहब को विस्तृत प्रतिवेदन मेरे द्वारा एसडीएम साहब के माध्यम से भेजा जाएगा। जो भी शर्तें हैं, जो भी नियम है, उसके परीक्षण जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से करवाने के लिए जो है मैं प्रेरित करूँगा। खेल का मैदान भी यहाँ पे दिखा रहा है, खेल का मैदान भी नहीं है। खेल का मैदान के संबंध में यहाँ पर एक ग्राउंड है जो लगभग 25 बाय 100 फीट के लगभग का है, वो मैंने अपने इसको नोट कर लिया, प्रतिवेदन में प्रतिनिधित कर लिया। 12th 10th के लड़के यहाँ पे पाए गए पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसे में क्या ये हो सकता है क्या? ये जांच का विषय है और इसके संबंध में जो है बच्चों ने जो बताया उसकी जानकारी मैं शिक्षा विभाग को प्रेषित करूँगा। बच्चे पाए गए तो क्या हो सकता है? विस्तृत जांच शिक्षा विभाग वाले अधिकारी कर पाएंगे, उनके नियमों के अनुसार जो भी जांच कार्रवाई होगी वो प्रस्तावित करेंगे। सर, बच्चों का कहना है वो यहाँ पर 3-3, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं। अगर कोचिंग करते तो 4-4 साल एक बच्चा यहाँ पर आता है क्या? और जो इन टीचर के बारे में बताया गया, बच्चों ने बताया मुझे कि जीनियस हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे कोचिंग से आते हैं, तो जीनियस हाई सेकेंडरी स्कूल के संबंध में भी जाँच की जाएगी, वहाँ इनका एनरोलमेंट है या नहीं है, वैसी जाँच जो है शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से करवाई जाएगी। सर, कुछ बच्चे यहाँ पर 10th के पाए गए हैं, उनका कहना है कि वो इसी स्कूल में पढ़ते हैं। बताया ना मैंने, जांच करवाने के लिए प्रतिवेदन भेजूंगा। ओके सर। रतलाम से राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा दयाशंकर के परिवार की महिला सदस्यों के खिलाफ की गई टिप्पणी के विरोध में बसपा नेता नासिमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा जिलाध्यक्ष कमालुद्दीन शेख ने किया आत्मदाह का प्रयास। 3 दिन पहले कमालुद्दीन शेख ने प्रशासन को दिया था अल्टीमेटम। पूरा कलेक्ट्रेट छावनी में तब्दील था कि अचानक भाजपा जिलाध्यक्ष फिल्मी अंदाज में आए और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जैसे ही मिट्टी का तेल अपने शरीर पर डाला, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नेता को पुलिस कोतवाली ले गई, वहीं बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। नासिमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर
अब 3 दिन का वक्त दिए थे, गिरफ्तारी नहीं हुई तो आत्मदाह करेंगे। अभी तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी और मायावती जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उन पर मुकदमा दर्ज होगा। हमारे नेता का गैर जमानती वारंट इशू हो गया है, उन लोगों पे क्यों नहीं हुआ? वो वही है, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये मैं जानना चाहता हूँ। स्वाति सिंह की लड़ाई आज बलिया की मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें आज बलिया के छात्र नेता और छात्र संघ के द्वारा कल बलिया में जिला बंदी पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अभूतपूर्व बंदी जिला के छात्र नेताओं के द्वारा कल की गई थी। तो निर्णय के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर किसी कार्यकर्ता की अगर भावना है और वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर ये एक प्रश्न चिन्ह है, किस प्रकार से जिस प्रकार से प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के ऊपर गिरफ्तारी के प्रदेश प्रशासन छापेमारी कर रही है, उसी प्रकार का एक मुकदमा नसीमुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर भी दर्ज है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक उनके कानों पे जूं रेंग नहीं रही है और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन अभी तक नतमस्तक बनी हुई है। और ये एक प्रश्न चिन्ह है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ अपने फुआ और भतीजे का रिश्ता निभा रहे हैं। बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। भाजपा से निष्कासित दयाशंकर सिंह की पत्नी के समर्थन में छात्र संघ ने बलिया बंद का आह्वान किया है। इस बंद का समर्थन भाजपा सहित तमाम व्यापारी संगठनों ने भी किया। कहते हैं राजनीति में पासा कब पलट जाए तो ये कोई नहीं जानता। दयाशंकर सिंह के परिवार पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बलिया के छात्र युवा संगठन ने बलिया बंद का आह्वान किया है। छात्र संगठन की मांग है कि जब तक बसपा के नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होगी, अपमान की इस तपिश को पूरे देश में ले जाएंगे। बलिया की हर सड़क आज सूनी है और दुकानें बंद। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में छात्र बसपा के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर दुकानें बंद करा रहे हैं। बंद को देखते हुए कई स्कूलों बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर छुट्टी कर दी गई है। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। कई थानों की पुलिस और पीएसपी शहर में अलग अलग जगहों पर तैनात कर दी गई है। लेकर आपने बलिया बंद का आह्वान नसीमुद्दीन सिद्दीकी रामचल राजभर को जल्द से जल्द पार्टी से बर्खास्त किया जाए और उनका मुकदमा जो दायर है उसके तहत उन पर कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। अन्यथा 2 से 3 दिन के अंदर बलिया में इससे भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और पूरे जोश खरोश के साथ आंदोलन को बहुत जरूर किया जाएगा। जी, तो आज का किस तरीके के छात्र संगठन आज सहयोग कर रहे हैं? आपका क्या व्यापारी भी इसमें है क्या शामिल? व्यापार मंडल, महाविद्यालय, छोटे बड़े सारे महाविद्यालय और छोटे बड़े सारे जितने भी दुकानें हैं सारे हम लोग के सहयोग में है और वो सारे लोग आज दुकानें बंद किए पड़े हैं। जी, तो माना जाता है कि जो छात्रों का जो आह्वान होता है वो कहीं ना कहीं हिंसा में तब्दील हो जाता है, तो ये शांतिपूर्ण आपका बंद रहेगा या फिर? देखिए, व्यापार मंडल और छात्र संघ का पूरा समुचित इसका आंदोलन और हिंसा नहीं देगा। हमने शांति ढंग से पूरे कार्यक्रम संचालित चल रहा है और शांति ढंग से पूरे दुकानें बंद। छात्र नवयुवकों को आह्वान करता हूँ, ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है व्यापारियों से मिलकर अपना बंदी करें और बलिया स्वाति सिंह के साथ जो है साथ है और बहुत ज़्यादा उतावला न होकर व्यापारियों का सहयोग किया जाए। उत्तर प्रदेश बलिया से संजीव कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के बारमखा कब्रिस्तान के पास एक अधेड़ का शव क्षतिग्रस्त हालत में भट्टे के पास गड्ढे में मिला। शाहजहांपुर थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में बारमखा कब्रिस्तान के पास एक अधेड़ का शव क्षत हालत में भट्टे के पास गड्ढे में मिला। जानकारी करने पर पता चला कि उपरोक्त शव तारीन गाड़ीपुरा निवासी 50 वर्षीय महबूब का है, जो रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। पुलिस के अनुसार उपरोक्त मृतक नशे का आदी था। मृतक की बहन ने बताया कि 26 जुलाई को शाम करीब 3 बजे मृतक को भोंदू नामक व्यक्ति, जिसके कारण मृतक अपने रिक्शे पर लाद कर बेचता था, वो उसे बुलाकर ले गया। तब से वह लौट कर नहीं आया। मृतक के शव के पास एक गमछा भी मिला। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने मेरे भाई की हत्या कर शव फेंक दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में महबूब का शव मिला है, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। मृतक के परिवार की ओर से तहरीर ले ली गई है, जिसकी कार्यवाही की जा रही है। परसों 26 से सुबह से ढूंढ रहे हैं और ये अभी हम बांडिंग गाँव जा रहे थे तो सूचना मिली, यहाँ लोग खेतों में काम कर रहे हैं तो रक्शे से पहचान हुई है। उसके बाद फिर हमने रामचंद्र मिशन में सूचना करी है। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर? हम लोग ढूंढ रहे थे, खेत में रक्षा नज़र आया है, इसलिए रक्षा नज़र आ गया तो फिर लाश मिल गई।
एक व्यक्ति 2-3 दिनों से गायब था। उसकी बॉडी, ये महबूब सनाफ मुन्ने इसका नाम है, ये रिक्शा चलाता था। ये बारा खां के पास एक भट्ठा है, वहीं पे इसकी बॉडी मिली है। परिजनों द्वारा बात की गई है, उनकी तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम करवा के आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से मौजम खान की रिपोर्ट। अक्सर आपने सुना था कि माफिया आम जनता को डराकर अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन अब माफियाओं की नजर अधिकारियों पर है। आइए जानते हैं पूरी क्या है रिपोर्ट। अक्सर आपने सुना होगा कि माफिया आम जनता को डराकर अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन अब माफियाओं की नजर अधिकारियों पर है और टेंडर लेने के लिए अधिकारी को फोन करते हैं और दबाव बनाते हैं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस अधिकारी की जुबानी है जो टेंडर निकालते हैं, जिनके कार्यालय से टेंडर पास होता है। ये टेंडर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अति महत्वपूर्ण योजना लोहिया गांव में सीसी रोड बनवाने के लिए टेंडर निकाला गया, जिस पर जिले के बड़े माफियाओं की नजर है, जिसका खुलासा ग्रामीण अभियंत्र विभाग के अधिकारी अभियंता ने किया। उन्होंने बताया कि इस टेंडर के लिए माफियाओं का खौफ रहता है, साथ ही दबाव भी आता है, जिससे बचने के लिए फोन को बंद कर देना पड़ता है। देखिए मऊ की ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा खुलासा अभियंत्र विभाग के अधिशासी अभियंता ने किया है कि माफियाओं का खौफ रहता है। इस पूरे मामले में जब जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। क्या जिलाधिकारी को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की फिक्र नहीं है? ये एक सवाल या निशान बन गया है। अब देखना यह है कि पहले दिन तो फॉर्म बिक चुका है, दूसरे दिन क्या होगा। टेंडर का फॉर्म बिकना है क्योंकि ये मुख्यमंत्री की अति महत्वपूर्ण योजना है। पूरा मामला जिले के विकास भवन से है, जहां ग्रामीण अभियंत्र विभाग से लोहिया गांव में सीसी रोड बनाने के लिए टेंडर निकाला गया है, जिसका फॉर्म ठेकेदारों ने खरीदना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिले में 27 लोहिया ग्राम पंचायतों में सीसी रोड बनवाने के लिए यह टेंडर है, जिसमें 6 करोड़ 66 लाख रुपए का पूरा टेंडर है, जिसका फॉर्म आज और कल बिकेगा। बाद में टेंडर को आवंटित करने की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि टेंडर के बाबत जब मीडिया ने ग्रामीण अभियंत्र विभाग प्रखंड के अधिशासी अभियंता से टेंडर के मामले में सवाल किया तो उन्होंने इस बाबत बड़ा खुलासा कर दिया कि टेंडर पर जिले के बड़े माफियाओं की नजर रहती है और उनका खौफ रहता है और उनका दबाव भी आता है। तो मीडिया ने सवाल किया माफियाओं के दबाव से बचने के लिए क्या करते हैं, तो उनका कहना है कि इससे बचने के लिए फोन को बंद कर देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। ग्रामों में सीसी रोडों का है, 29 ग्रामों के लिए पैसा शासन ने स्वीकृत कर रखा है। इसी का ये टेंडर है जो आज और कल इसके टेंडर बिकने हैं। तो 80 करोड़ है, जिसमें 666 करोड़ रुपये हमको मिल रहा है, बाकी पैसा जो है जिले का रह जाता है दूसरे के। तो आपको भी आता होगा माफियाओं का? बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। कैसे मैंने अब एक पहला काम करते हैं जो मोबाइल बंद कर देते उसमें तमाम जो है उच्च स्तर से दिक्कतें आती हैं। हाँ, देखिए है क्या कि असल में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जो है माफिया के चाहते लोग हैं डिस्टर्ब करना, कंडीशन होता है। हर काम पे 4-6 लोग जो है पैदा डालते हैं और 20 से 25% तो जरूर रहता है। उसमें हमें दिक्कत ये जरूर होती है काम की क्वालिटी में नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कराते हैं। ये लोहिया ग्राम विकास का टेंडर है, मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण योजना का, और टेंडर लेने आए थे और टेंडर की व्यवस्था है जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह किया है। बाकी जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि इस टेंडर के लिए माफियाओं का भी दबाव रहता है। अब आप इसको भी सशंकित रहते हैं इस चीज को लेकर? नहीं, ठेकेदार से संकित तो रहता है, लेकिन इसको सबसे अधिक वही बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमें लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.searchstory.in पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।